बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक मशहूर कहावत है कि अगर आप इलेक्शन में वोट नहीं देते तो आपको शिकायत करने का भी हक हासिल नहीं है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ हर इंतखाबात के बाद अवामी शिकायत का तो अंबार सो रहता है, लेकिन यहाँ पर हर हारने वाली सियासी जमात की तरफ से एक और शिकवा भी सामने आता है और वो होता है कि धांधली हो गई। हर जीतने वाली जमात जो है वो उन इंतखाबात को शफाफ इंतखाबात करार देगी और हर हारने वाली सियासी जमात, अगर पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख उठाकर देखी जाए तो यही शिकवा तमाम जमातों की तरफ से सुनने को मिला है। और इस इलेक्शन को शफाफ कराने का जिम्मेदार इदारा इलेक्शन कमीशन, जिसका कयाम 23 मार्च 1956 को अमल में आया था, ताहम आइन के 1973 के आइन के आर्टिकल 239 के तहत उसके क्या इख्तियारात होंगे उनका भी तयन कर दिया गया और इसे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा जो है वो बनाया गया। लेकिन ताहम अगर हम हकीकी मानों में बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो हमेशा से हुकूमत वक्त और अदलिया के रहमो करम पर ही रहा है। इस बार फिर से इलेक्शन कमीशन को लेकर ख़ास तौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों पे आने की बात कर रही है। हमने देखा कि इन इंतखाबात को आइंदा के लिए किस तरीके से शफाफ बनाया जा सकता है कि किसी को कोई शिकायत ना हो। एक इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी भी बनी पार्लिमान की, उसकी जो सिफारिशात आई उस पर भी हमने क्रिटिसिज्म देखा है। मिसाल के तौर पे फाफिन जो इदारा है वो ये कहता है कि मुसव्वदा इलेक्शन बिल 2017 इलेक्शन कमीशन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी नहीं बनाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जी उम्मीदवारों की जांच पड़ताल के मरहले पर मीडिया पर भी और जो ऑब्जर्वर्स हैं इन इंतखाबात के उनको भी रसाई नहीं दी जा रही, कदगन लगाई जा रही है और लिहाजा चंद सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अजारादारी चाहती हैं और इस इलेक्शन कमीशन को आज़ादाना तौर पर जो तमाम इक़दामात हैं इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए वो नहीं उठाने देना चाहती। इस हवाले से भी बात करेंगे प्रोग्राम में। और जो इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को लेकर दोबारा सड़कों पर आने का और एक तहरीक चलाने का इंदिया दिया है, उस पर इलेक्शन कमीशन भी खामोश नहीं है। उसकी तरफ से भी रद्द अमल जो है वो सामने आया है और वो ये कहते हैं कि कानून साजी पार्लियामेंटेरियंस का काम है, नेशनल असम्बली में बैठे लोगों का काम है, सेनेट में बैठे लोगों का काम है। वहाँ पर अगर कोई बिल जाता है फिर ऐवान बाला में आता है और वहाँ अगर उसकी मंजूरी होती है तो वो कानून की शक्ल इख्तियार करेगा, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इमरान खान साहब को भी उन्होंने कहा कि आपकी जमात जो है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि कानून साजी इस ज़मन में नहीं की गई है। बहरहाल आज बात करेंगे कि जो अभी तक सिफारिशात सामने आई हैं, जो मुजव्वज़ा बिल हमने देखा है उसको सामने रखते हुए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा सकते हैं कि आइंदा के लिए पाकिस्तान में इंतखाबात जो हैं वो शफाफ हो। क्या वाकई में ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो पाएगा? इस पर पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। इस्लामाबाद में हमें सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ कवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी शुक्रिया। लाहौर में और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, रिनाउंड एनालिस्ट हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडैट के, सर आपको भी खुशामदीद। और ये सब अगर आप ही से आगाज़ करें हम प्रोग्राम का, सर सबसे पहले तो इस पर थोड़ी बहस करते हैं, इस पर बात करते हैं कि आखिर वो कमियां वो कजियां हैं क्या हमेशा से इस इदारे में इलेक्शन कमीशन में जिसकी बात की जाती है, और वो क्या मुहर्रिकात हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज तक शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये मोहताज है आपकी पूरी की पूरी इंतज़ामी मशीनरी का, और इंतज़ामी मशीनरी जो है गुज़श्ता को 20-25 साल से इस हद तक पोलिटिसाइज हो चुकी हुई है कि आप लोगों की पोस्टिंग्स देखकर बता सकते हैं कि कौन नून लीग का बंदा है और कौन जो है वो उसका बंदा है, पीपल्स पार्टी का बंदा है, कौन एमक्यूएम के साथ है और कौन मौलाना फजल रहमान की पार्टी का ताल्लुक रखता है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक आदमी 17 ग्रेड में पीपल्स पार्टी में अच्छी पोस्टिंग लेता है, फिर उसके बाद 18 में भी उसी के में लेता है, फिर 20 में भी उसी में लेता है, दूसरा 17 लेता है। हर एक के अपने अपने लोग हैं। एक इंतज़ामिया जो है, अब ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि जनाब जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं आप उनको लगा लेंगे और फौज को लगा लेंगे तो आपके इलेक्शंस आज़ादाना हो जाएंगे। इससे बड़ी मिथ कोई नहीं होती। सेशन जज को कतअन पता नहीं होता कि कौन से टीचर की लॉयल्टीज किसके साथ हैं और कौन सा इंतजामी अफसर जो है उसको किस तरह वो उसकी पूरी पॉलिटिकल और उसकी पर्सनल हिस्ट्री है। जिस तरह के लोग वो चाहते हैं वो एक पोलिंग स्कीम बनती है,
उसी डिप्टी कमिश्नर या डीसीओ या असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस के साथ। एक तो ये चीज़ होती है, और वो उसको अंदाज़ा ही नहीं होता कि किन जगह। फिर एक इम्प्रोवाइज पोलिंग स्टेशन कहाँ बनने हैं, पोलिंग स्टेशन दूर कहाँ होना है, कैसे होना है, इसका भी अजीबोगरीब सा एक सिस्टम बनता है जिसको वो मेल मिलाप से होता है। सेशन जज बेचारा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं एक ऐसा नॉन एंट्रेंट होता है जो 1 महीने 1.5 महीने के लिए आता है, उसको पता ही नहीं चलता। फौज का जहां तक तल्लक है, फौज का सिपाही बाहर खड़ा होता है, उसको पता होता है ये मोहर लगनी है और ये बंदा आ जाना, वो मोहर के ऊपर बिलीव करता है, उसको बाकी चीजों का कोई अंदाजा नहीं होता। जो कुछ होना होता है वो इंतजामी मशीनरी गुज़श्ता 1 साल पहले से उस पर काम शुरू करती है। किस बंदे को किसके साथ वाबस्ता करना है, किसके लिए किसके केसेस निकालने हैं, हमने कितने केसेस निकालने हैं, कौन से बंदे के लिए हमने ये रास्ता निकालना है कि अगर उसके केसेस खत्म कर दिए जाएं तो वो किस पार्टी के साथ चले जाएगा। पूरा साल 1.5 साल मेहनत की जाती है। किस बंदे को खड़ा रखना है, किस बंदे को बिठाना है, ये पूरी की पूरी इंतजामी मशीनरी कर रही होती है। आप सोच नहीं सकते कैसे जाली केसेस बनाए जाते हैं, कैसे चीज। दूसरा, तीसरी चीज ये है कि आजादाना वोट जो हैं, ये आप लाहौर शहर में तो आप तस्वर कर लेते होंगे किसी ना किसी हद तक कि आजाद वोट देते हैं। एक गांव जिसमें 5,000 लोग रहते हैं, वहां पर 5 बदमाशों का गलबा होता है, जो हीरोइन बेचते हैं, जो शराब बेचते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो वो बड़े बड़े फ्यूडल होते हैं। आपके पूरे का पूरा सोसाइटी जो है वो फ्यूडल। आपने एक दफा वोट खिलाफ दे दिया मर्जी के, आपकी जिंदगी दोबर हो जाती है पूरी की पूरी। आप पॉलिटिकल हिस्ट्री निकालें, आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे आपस में मुतहारब जो होते हैं एमएनए, जिन्होंने एक ने एक के 100 बंदा मारा हुआ है, दूसरे ने 200 बंदा मारा हुआ है। इस खौफ की फिजा में तो आपका वोट दिया जाता है। तो आपकी मशीनरी जो है ये जब तक ये तीन जो बुनियादी चीजें आपने यहाँ पर गिनवाए हैं जो मुहर्रिकात के, एक तो इंतजामी मशीनरी की मोहताज है आपका जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है। फिर आपने कहा कि जुडिशल ऑफिसर्स और फौज के निगरानी में कराया जाए, ये भी एक मिथ है। और आज़ादाना वोट का तस्वुर जो है वो सिर्फ तस्वुर ही है गाँव देहातों के अंदर। ज़िया साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि वाकई में जिस तरीके से हम देखते हैं कि दुनिया में महज़ब माशरों में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर शफाफ इंतखाबात हों, जहाँ भी जमहूरियत परवान चढ़ी है उन पर काम किया गया, इक़दामात। हमारे यहाँ हर इंतखाबात के बाद भी कि जी धांधली हो गई, लेकिन जब कानून साजी की बात आती है, जो इदारा ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उसमें कोई सीरियस नज़र नहीं आता। जितने आपके लेजिस्लेटर्स हैं वो कहते हैं कि इनमें संजीदगी नहीं है, विल ही नहीं है। हाँ, नहीं, बात तो सही है कि जो प्रेजेंट डे लेजिस्लेटर्स हैं उनमें शायद कोई इस किस्म की कोई ख्वाहिश ही ना हो कि हालात बदलें या कोई रिफॉर्म्स हो, ताकि उनकी अपनी जो मोनोपोली है इलेक्शन में, तो वो चलती रहे। ठीक, ये तो है। लेकिन जहाँ तक इस बात का एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इलेक्शन कमीशन की, मेरा जहाँ तक ख्याल है ये अगर पॉसिबल है तो ये एक परमानेंट केडर होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन के दिन जो है, इलेक्शन के 1 हफ्ता पहले लोगों को रिक्रूट कर लिया गया, उन्हें समझा दिया गया कि भाई इस तरह से काम करना चाहिए या इस तरह से नहीं काम करना चाहिए। जैसे औरिया मकबूल साहब ने कहा कि बहुत से लोग तो पता चल जाता है उनका कि ये PMLN के साथ हैं या PPP के साथ हैं। इसके बजाय अगर एक केडर बना दिया जाए परमानेंट, और ये कहना कि सिर्फ इलेक्शन के दिन ही इनका काम होता है, ये भी गलत है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन, ये कंवर साहब ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे कि भाई इनका काम तो पूरे साल चलता रहता है, 5 साल तक चलता रहता है। क्योंकि सिर्फ इलेक्शन नेशनल असेंबली का नहीं होता है, प्रोविंशियल असेंबली का भी होता है, फिर लोकल बॉडीज़ का इलेक्शंस होते हैं, और भी बहुत से। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जो डिमार्केशन है वो बदलती रहती हैं, और पॉपुलेशन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में इंक्रीजेस होती है वो होती है। ये तो एक मुस्तकिल काम है। तो इसका एक परमानेंट केडर होना चाहिए, और इनके पावर्स जो होने चाहिए एज सून एज द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, तो दे शुड बिकम द एग्जीक्यूटिव, द अदारा इटसेल्फ। और ये बात के जज का काम जो होता है वो आफ्टर द फैक्ट होता है, बिफोर द फैक्ट नहीं होता है। यानी उनमें वो सलाहियत नहीं होती जजेस में कि वो किसी क्राइम होने से पहले पकड़ें, क्राइम के बाद वो कुछ कर सकते हैं। तो ये बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है लिखा हुआ कि कोई जज ही होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या प्रोविंशियल इलेक्शन। आप कहते हैं कि इस पे भी जरा गौर करने की जरूरत है। नहीं सिर्फ गौर करने की ज़रूरत है, बल्कि
अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया में जज नहीं होता है, सिविल सर्वेंट होता है। और सिविल सर्वेंट को पता होता है कि कौन बदमाशी कर रहा है और कहाँ बदमाशी कर रहा है, और उसे ये भी पता होता है कि ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो कितने ऑनेस्ट है, कौन ऑनेस्ट नहीं है, इन्हें सीनियर्स को पता ये होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जजेस को चीफ इलेक्शन कमीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, सिविल सर्वेंट्स को लेना चाहिए। और फिर आसान तरीके इस्तेमाल होने चाहिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रल मशीन्स उनके पास हैं हिंदुस्तान के पास, और बायोमेट्रिक टेस्टिंग, ये दोनों चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, एटलीस्ट पायलट लेवल पे करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी तक हमारी बात हुई है कि एक तो मुहर्रिकात के क्या वजह है, क्यों इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर पाया, उसमें बहुत सारी चीज़ें औरिया साहब ने भी बताई, आपने भी जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। वापस आते हैं ब्रेक से, और ब्रेक से वापस आकर अहमद साहब से भी और कंवर साहब से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो हम सियासी जमातों से सुनते आए हैं, जो शिकवा रहा है हर हारने वाली जमात का, धांधली का जो नारा है, उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराया जाता है। और ख़ासकर 2013 के इंतखाबात के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो नारा लगा, उसके बाद धरना भी हुआ, जुडिशल कमीशन भी बना, जुडिशल कमीशन की भी कुछ सिफारिशात आई, उसको देखते हुए क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि मुल्क में धांधली होती रही है? इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शंस की इंतखाबात की तारीख रही है, धांधली के इल्ज़ामात रहे हैं, और अभी भी जो सिफारिशात सामने आ रही हैं, जो मुजवज़ा बिल है इंतखाबी इस्लाहात का, क्या उसको भी सामने रखते हुए पाकिस्तान में कभी साफ शफाफ इंतखाबात का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा या नहीं? कंवर साहब, आपसे जो अभी तक हम सुनते आए हैं 2013 के इंतखाबात के बाद से खासकर कि जी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, इसने धांधली करा दी, ये साथ मिल गया, तो क्या और भी कुछ अवामिल हैं या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहरा देना काफ़ी है? असूली तौर पर जो आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हिस्ट्री बयान की है, वो बड़े अच्छे सही सिमत पे आपने बात की। असूली तौर पर ठीक है कि हमारा इलेक्शन कमीशन 23 मार्च 56 को बना, और वो तकरीबन 70 तक उसी कानून के तहत 69 तक चलता रहा, जब तक जनरल याहिया खान का लगा मार्शल। उस अरसे में जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन आए, उन्होंने इंतखाबात करवाए, जैसे भी करवाए, लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से करवाए या बेसिक डेमोक्रेसी के इंतखाब, सदारती इंतखाब, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली बे इंतखाबात उन्होंने करवाए। कभी उन पर ऐसा इतराज़ात नहीं लगा जैसे कि आजकल के इंतखाबात पर हमारे इलेक्शन पर लग रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये थी कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन अपने सही मायनों में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। ये इसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को जो कदगन लगाया गया, वो किसी सियासी पार्टियों ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इतना अरसा वक्त ज़ाया किया, कभी गौर व खोज नहीं किया। यहाँ इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है, उसकी आज़ादी ख़ुद मुख्तारी कानूनी तौर पर नहीं है, बज़ाहिर नज़र आ रही है। मसलन आपके रिटर्निंग ऑफिसरान जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बाद वो मुकम्मल ख़ुद मुख्तार हैं। इलेक्शन कमीशन उनके किसी फ़ैसले को रद्द करने का मिजाज ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये हो गई, वो गलत काम करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, गड़बड़ करें, मैनिपुलेशन करें या किसी के साथ मैच फिक्स करें। 2013 को भी लेकिन सबने इलेक्शन कमीशन करार दिया था। इलेक्शन कमीशन भारत होता है, ये जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने स्टार्ट किया था। और किसी से हमने हर वक्त तमाम गवर्नमेंट को हमने इसको बताया, इशारे दिए, बताया कि जो आपका अवामी नुमाइंदगी एक्ट 76 में बना, तो उस वक्त बना था जबकि मुतहदा अपोजिशन ने बाईकाट किया हुआ था। 6 महीने से 8 महीने से भुट्टो साहब की कौमी असम्बली में का बाईकाट था। उनकी अदम मौजूदगी में ये सारे कवानीन बने, और वहाँ उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में इख्तियार दे दिए, और इसके साथ साथ ये कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसला जब किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करता है तो आप हाई कोर्ट में जाएँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा। इलेक्शन कमीशन नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन के पास ही जाना उसने, उसका फैसला वो जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और अपीलेट ट्रिब्यूनल में होंगे हाई कोर्ट के जज, जाहिर है वो गवर्नमेंट के अपने भी वहाँ लाइक माइंडेड जज बैठे होते हैं। इसके बाद जब इलेक्शन हो जाएगा तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं है, वो एक बाकायदा हाई कोर्ट के जज रहे हैं। अब तो रिटायर्ड जज उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिए, तो किसी हद तक वो इलेक्शन कमीशन के अंडर तो है, लेकिन बिल्कुल आज़ाद नहीं है, ख़ुद मुख्तार है वो।
ये तमाम बुनियादी चीजें हैं। तमाम गलतियां करें, तो अपने ट्रिब्यूनल गलतियां करें, रिटर्निंग ऑफिसर और गलतियां करें सब। लेकिन अब इसके बरक्स हमारी बड़ी बड़ी हमारे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो जाते रहे इंडिया जी। इंडिया कहते हैं जी हमने तो कभी अपनी अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाए, कभी हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बनाए, कभी हमने हल्का बंदी जो है हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हल्का बंदी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इनके लिए अलहदा डिलिमिटेशन कमीशन है, वो खुद भी करते रहते हैं। उनका काम सिर्फ इंतखाबात करवाना है। अभी आप देखें, कहते हैं कि जब हमने इंतखाब करवा दिया तो अगर किसी को शिकायत है तो जाए हाई कोर्ट में, तो इलेक्शन कमीशन इंडिया क्या ताल्लुक है? अब उसके जो वहाँ अगर कोई फैसला नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता या गड़बड़ होती है, बेकायदगी होती है, तो वो मुतलका हाई कोर्ट बहुत सारी ऐसी गैर जरूरी चीजें भी इलेक्शन कमीशन के खाते में डाल दी हैं। हाँ, यहाँ इख्तियारात ही नहीं। अब ये हमारी जब बनी थी इस्लाहात कमेटी, बड़े बड़े काबिल तरीन थे, इसमें हमारी सियासी पार्टियों का भी सबसे बड़ा अहम दखल है। 33 मेंबर थे, इसमें एक हुकूमत नहीं थी, तमाम 33 मेंबरान थे। उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि आपकी जो बुनियादी गड़बड़ की जगह जो अवामी नमायंदगी एक्ट जो है उसका सही आर्किटेक्चर कौन था, उसका मैलिफाइड कौन था, ठीक है, तो उस पर गौर खोज। अच्छा, मैं क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात की जो बात हुई तो कमेटी का बॉयकॉट भी कर दिया है अब तो इलेक्शन कमीशन ने, और इमरान खान साहब की तरफ से जो इल्जामात लगे हैं उसके बाद से वो कहते हैं कि जी हमारा जो भी कवानीन बनाएगी ये कमेटी, से कोई हमारा ताल्लुक नहीं होगा। अहमद बिलाल साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर, ये जो अभी तक तजावीज़ आई हैं, जो मुजव्वज़ा ये इंतखाबी इस्लाहात का बिल है 2017, इसको सामने रखते हुए आपको भी लगता है कि वाकई काम हुआ है कुछ इस जानिब, कुछ इस समत में कि कुछ बेहतरी की तरफ जा पाएंगे, कभी इंतखाबात साफ शफाफ हो पाएंगे, या सिर्फ बस वो पेपर वर्क कर दिया और इससे कोई असल में अमल दरामद इस पर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए सादिया, आपके इंट्रोडक्शन में भी और बाद में जो होने वाली गुफ्तगू थी उसमें कुछ तासुर ये मिल रहा था कि पाकिस्तान में कभी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, कभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, और यहाँ पूरे का पूरा निज़ाम ख़राब है और इसके सही होने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं पूरी माजरत के साथ और आप सबके बहुत एहतराम के साथ अर्ज़ करूँगा कि मेरे ख्याल में ये तासुर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के हिस्ट्री में बहुत से इंतखाबात ऐसे भी हुए हैं जहां बड़े पैमाने पे धांधली हुई है और इंतखाबी नताइज बदल दिए गए, लेकिन 2008 और 2013 के जो इंतखाबात हैं उसके अंदर बदइंतज़ामियाँ तो थीं और बेकायदगियाँ भी थीं, लेकिन धांधली नहीं थी। और धांधली वो होती है जिसमें आप एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ इंतखाबी नताइज को बदल दें कि आने तो टोटली किसी और पार्टी को था लेकिन कोई और पार्टी आई। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हमारा इंतखाबी निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद भी। और मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए गुजारिश करूँगा कि ये जो कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात की, अगरचे इसने बहुत टाइम लिया, ये 3 महीने में इसको काम मुकम्मल करना था, 2 साल से ज़्यादा अरसा इसने ले लिया, लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत मेहनत की है। मैंने इनकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। 70 के करीब इनकी ज़ैली कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, 20 के करीब इनकी मेन कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, और जो मुसवदा है उसको आप देखें तो बड़ी मेहनत और अर्करेजी से काम किया गया है। मैं इनकी तहसीन करता हूँ। इनकी बहुत सी बातों से मुझे इख्तलाफ है, इनकी बहुत सी रिकमेंडेशन को मैं सही नहीं समझता, लेकिन बहरहाल ये अभी इसकी डिबेट होना बाकी है पार्लियामेंट में। ये तो अभी कमेटी ने एक मुसवदा पेश किया है और पीटीआई जो ये कह रही है कि हम बाइकाट करेंगे, वो इस कमेटी का बाकायदा हिस्सा थे, 3 मेंबर उसके अंदर शामिल थे, लिहाजा ये सिफारिशात में उनका बहरहाल शामिल है वो इसके अंदर। तो अब वो जब असम्बली के अंदर बहस होगी और जब सेनेट के अंदर बहस होगी तो मुझे यकीन है कि बावजूद इसके कि वो ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं, वो उसके अंदर शामिल होंगे और बिलाखिर जो कानून पास होगा उसके नतीजे में ये तमाम की शमूलियत होगी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। और एक चीज़ मैं उसकी ज़रा अजाला कर दूँ, ये अभी ये कहा गया कि इंडिया में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, सिविल सर्विस का आदमी होता है, वो जज नहीं होता है। देखिए, हमने भी अपनी 22वीं दस्तूरी तरमीम के ज़रिए ये तब्दील कर दिया है। अब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर के लिए जज होना या साबिक जज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अब वो कोई भी हो सकता है, वो ग्रेड 21, 22 का ऑफिसर भी हो सकता है। तो ये अब ये पाबंदी नहीं है और वे बहुत अच्छी तब्दीली है। तो जिस आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा वो बेहतर इलेक्शन कंडक्ट कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में हम बेहतरी की जानिब जा रहे हैं
और सबको मिलके इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि ये इम्प्रूवमेंट का सफ़र जारी रहे, और हम काफ़ी हद तक सफ़र तय कर चुके हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, मतलब आप पुरुमीद हैं और आप कह रहे हैं कि कमेटी ने जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा है, गो के कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिससे आपको इख्तलाफ है। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे, और ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात अगर नहीं होती तो अगले इंतखाबात में हिस्सा लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इस पर इलेक्शन कमीशन के तरफ से जो रद्द अमल है, जो रिएक्शन है, उस पर भी बात करेंगे। और या साहब की तरफ जाएंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ये सब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त जो स्टांस सामने रखा हुआ है इंतखाबात को लेकर, इलेक्शन कमीशन को जिस तरीके से वो क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं, गो कि वो बारहा कह रहे हैं कि जी हम लेजिस्लेटर्स नहीं हैं, कानून साजी हमारा काम नहीं है, और फिर ये जो कमेटी थी इंतखाबी इस्लाहात में, इसमें भी PTI के लोग तो शामिल थे, और अब इमरान खान साहब कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात अगर नहीं हुई तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। तो सर ये क्या वाकई इंतखाबी इस्लाहात के बगैर PTI चली गई तो फिर फटीचर रिजल्ट आ जाएंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अहमद बिलाल महमूद साहब से बसत एहतराम इख्तलाफ करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि 2008 और 2013 के इलेक्शन जो हैं वो मेरी आंखों के सामने और उस इंतज़ामी मशीनरी के दौरान जिसका मैं हिस्सा था उस वक्त हुए हैं। अमूमन तौर पर आप उस इंतखाबात को, जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है वो उसको बड़ी आसानी से कह सकते हैं बहुत फेयर एंड फ्री इलेक्शन हैं, लेकिन अगर उस इलेक्शन के आने से पहले पूरा 1 साल आपने अपनी मर्जी का SP वहां पर लगाया हो, और उस मर्जी के SP ने पूरी की पूरी आपके उस इलाके को डिवाइड किया हो, पर फोर्स डिवाइड किया, और किया जाता है। मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि केसेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको मजबूर किया जाता है, कैसे उनके केसेस विड्रॉ किए जाते हैं, पूरे के पूरे ग्रुप्स के इधर से उधर किए जाते हैं, और एक बाकायदा बिल्टअप किया जाता है कि कौन सी बंदे ने जीतना है। मैं बलूचिस्तान के रिजल्ट्स अगर आप देख लें, मैं बलूचिस्तान में 24 साल गुजारा, 600 लोगों से लोग जीते, 600 वोट से लोग जीते, टोटल 690 वाले भी ऐसे मौजूद आपको नजर आ जाएंगे, उसके सारे के सारे वहां पर जीतते रहे। मैं और एक और बात आपको अर्ज करूं कि इस पूरे के पूरा सिस्टम जो है ना हमारा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी हमारा रूरल एरिया, उसकी डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो वैल्यूज तो बिल्ट ही नहीं हुई ना। उसके लिए होना क्या चाहिए? 1970 का जो इलेक्शन था, किसी भी इंतजामी आदमी को नहीं कहा गया था कि तुमने धांधली करनी है, एक उंगली नहीं उठी उस इलेक्शन के ऊपर। किसी ने यह नहीं कहा कि तुमने मुजीब को जितवा दिया या तुमने भुट्टो को जितवा दिया तो तुमने ये कर दिया। ना मुजीब बोला, ना भुट्टो बोला, ना हारने वाला मुमताज दौलताना बोला, ना कोई और बोला। ट्रस्ट गाइडलाइंस दी जाती बोली, जमात इस्लामी जिस तरह की बोली थी वो कमाल बोली थी, वो खैर उसके तो खैर इसलिए कि उन्होंने पहले पसंद नहीं आई, नहीं, अल्ताफ हुसैन कुरैशी साहब ने बाकायदा एक उर्दू डाइजेस्ट में एक बहुत बड़ा लिखा था, उनमें उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी सेकंड बिगेस्ट पार्टी आ रही है, और उसी में वो रहते थे। और जमात इस्लामी को हमने देखा क्योंकि वो समझते थे कि शौकत इस्लाम का जो जुलूस है ना, यही एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अलामत है। ऐसा नहीं था, उन्होंने उसी को गेज बना लिया था। लेकिन बहरहाल एनी ओवरऑल पाकिस्तान में वो सेकंड बिगेस्ट थे। जी हाँ, एक सीट लेके मतलब सेकंड में 168 उनके और 1 इनका, एक सेकंड में कितना ये थे। अच्छा, लेकिन मैं वोट की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं अर्ज करूं सिंपल सी छोटी सी बात है कि आप इंतजामी मशीनरी को नहीं देखते कि वो क्या कुछ कर जाती है। कमर साहब हमारे साथ वहां बलूचिस्तान में होते थे, वहां बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, हमने उनके साथ काम किया हुआ है, हमें मालूम है कि क्या क्या कुछ। और पता है क्या होता है, ये जो सेशन जज बेचारा होता है ना, अब एक इलेक्शन के अपना मेंबर हैं इस वक्त, अब चले गए, वो वहां पर सेशन जज होते थे, वो कोयटा के रिटर्निंग ऑफिसर लग गए थे, मैं उनके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर था, मैं असिस्टेंट कमिश्नर होता था। आपको अंदाजा ही नहीं है कि उनको पता ही नहीं होता था कि पोलिंग स्कीम में कौन क्या है, किसको लगाया गया है, किसको किया गया है, और मैनेज किया जाता था बकायदा। ये चीजें एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को पता नहीं चलती
ये उस बंदे को पता चल। मैं इसलिए कहता हूं कि बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल, और जैसे ज़ियाउद्दीन साहब की मैं बात, मुकम्मल कैडर होना चाहिए, और वो कैडर पॉलिटिशियंस ना रिक्रूट करें, वो कैडर जो खुद रिक्रूट करें। इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई नहीं है, मुकम्मल तौर पे कोई नहीं है। अच्छा, रिटर्निंग ऑफिसर की सूरत बिल्कुल और तरह की है, उठाकर जो बंदा मंजूर नजर होता है वो इनका सेक्रेटरी लगा दिया जाता है वहां पर कि जाओ बिस्मिल्लाह आप चले जाओ वहां पर, ठीक। अब मैंने एक बंदा नीचे से चलता आ रहा है, अब कंवर साहब तो वहां सेक्रेटरी लग गए, इसके अलावा कौन सेक्रेटरी लगा वहां पर, ठीक। उसके बाद आप देखें, ठीक है, कि अपनी मर्जी के लोग आप कहते हैं कि वहां पर नजर आते रहें, सही है। मैं इसी चीज़ को, ज़िया साहब, आप जिस तरह से, एक तो अहमद साहब ने जो बात की थी कि धांधली जो है वो उस तरह नहीं है कि ये तासुर दे देना कि पाकिस्तान में कभी साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, ये भी दुरुस्त है। बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ जो कि अभी भी 2013 के इंतखाबात में हमने देखा है, जुडिशल कमीशन ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो नज़र आई हैं। तो वाकई में आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से इस कमेटी ने काम किया है, या जो बिल जिसकी सिफारिशात, जिससे ओवरऑल अहमद साहब कहते हैं कि काफ़ी अच्छा काम किया है, बेहतरी आ पाएगी? देखिए सादिया, मैं अहमद बिलाल साहब की बात से एक पोर्शन उनका अग्री करूँगा उसमें। देखिए, ये डेवलपमेंट हो रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक दिन एक मौका ये भी था कि जो हुकूमत इलेक्शन कॉल करती थी वही इलेक्शन कमीशन भी वो मैंने बनाती थी, अपॉइंट करती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलकर जो है ना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को अपॉइंट करें। एक लिहाज से ये इट्स एन इम्प्रूवमेंट। और 2008 में और 2013 के इलेक्शन में औरिया मकबूल साहब वॉज एन इनसाइडर, वहाँ से उन्होंने देखा इलेक्शन। और बिलाल साहब जो है वो वॉज एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन देखा है। बात करे तो औरिया साहब के एक्सटर्नल ऑब्जर्वर को तो वो साफ शफाफ नजर आएगा। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन दैट। जाहिर है कि औरिया साहब को चूंकि अंदर थे वो, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता चला होगा। अच्छा, इन चीज़ों की, इन खराबियों को दूर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि इन सब पे, अगर ये जो इलेक्शन कमीशन की रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट बिलाल साहब कह रहे हैं कि मैंने पढ़ी है, और ये भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, उसमें कुछ लोगों कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ही इज सेटिस्फाइड विद इट। मैंने नहीं पढ़ी है इस रिपोर्ट को, तो आई गो बाय व्हाट ही इज सेइंग कि अगर ये इम्प्रूवमेंट है। और ये जो पीटीआई की मुहिम जो की बात हम कर रहे थे कि उनके लोग कमेटी में शामिल भी थे, और अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नहीं अमल कर रहा और सड़कों पे हम आएंगे। देखिए, उनकी बात में भी जो है ना एक सियासी मैनवरिंग है ये, कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर आने वाली बात जो है वो इट इज़ नॉट प्रेशर ऑन द इलेक्शन कमीशन, इट इज़ द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि भाई वो बिल किधर है, लेकर तो आओ। लेकिन ना कितने महीने रहे, 1 साल रह गया। अगर आप उस बिल को पहले डिबेट नहीं करेंगे, फिर उसको एज ए बिल पेश नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वाकई नेक्स्ट इलेक्शन रिफॉर्म के इलेक्शन जो होंगे वो रिफॉर्म के बेसिस पे होंगे। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर प्रेशर इनको रखना चाहिए, यानी वो असल मरहला तो वो डिबेट होगी उस पे सारी सियासी जमातों की तरफ से। और ये प्रेशर पीटीआई जो कर रही है वो सही काम कर रही है कि प्रेशर रखे गवर्नमेंट पे। ठीक है, आप कहते हैं पीटीआई जो है वो सही काम कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंवर दिलशाद साहब की जानिब जाएंगे। और उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक कॉलम में ये लिखा था कि जो मुजव्वज़ा इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, इसकी चंद शिकें जो हैं वो आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ हैं। तो वो कौन सी शिकें हैं जो आइन से मुतसादिम हैं, इस पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कंवर साहब, ये फरमाइएगा कि कौन सी शिकें ऐसी हैं इस बिल में जो कमेटी की तरफ से सामने आई हैं जो आप कहते हैं कि आइन के मुतसादिम है? इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है, मैं थोड़ा सा एक दे दूँ क्लैरिफिकेशन कि हमारे दोस्त जिन्होंने तज़िया किया है 2008 का इंतखाब का 2013 का, तो मैं गुजारिश करूँ कि 2008 के इंतखाबात वो तो मुतनाज़ा नहीं थे, तमाम सूबाई हुकूमतें बन गई, फेडरल गवर्नमेंट बन गई, किसी एतराज़ भी नहीं किया, कोई तहरीकें नहीं चली, धरना नहीं दिया, और बड़े चलता रहा आराम के साथ सिस्टम, सब ने तस्लीम किया। जबकि 2013 के इंतखाबात में बदकिस्मती से बेकायदगी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं,
उसकी बना पर बेपनाह धरने भी दिए गए, एहतजाज भी किए गए, फायरिंग भी हुई, और जिसकी बना पर फिर जुडिशल कमीशन बना और जस्टिस नासिर मुल्क की सरबराही ने एक बड़ा फैसला भी कर दिया कि इसमें बेकायदगी हुई है, बेज़ाब्तियाँ भी हुई हैं, और उन्होंने अच्छी 42 तजावीज़ दी कि आप इसको दूर कर दें। हमारा कहने का मतलब ये था कि अब हम अगर माजी में जाएंगे तो बहस करने के पास हमारे पास बड़ा मटीरियल भी है, और जो बहस करना चाहते हैं उनके बारे में हमें पता है वो क्या उनकी हैसियत है, सारा कुछ हमें पता है, सब मेरे साथ नजरों में जाता है। लेकिन बात उनको ये नहीं करनी चाहिए थी जो हमारे दोस्तों ने कर दिया है। हमारे ख़ास तौर में औरिया मकबूल की बात दुरुस्त थी, लेकिन बाकी जो अहमद बिलाल ने बात की मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमने उनको बड़ा पैट्रनाइज किया इलेक्शन कमीशन ने 2002 से लेकर 2009 तक, और इसके बाद हर मामले में हमने उसे मशावरत की, और कभी हमारे इलेक्शन कमीशन पर कोई एतराज़ नहीं हुआ जो 2013 पे हुआ। अब हम आगे चलते हैं, जैसे मैंने अपने आर्टिकल में लिखा, इसमें सबसे बड़ी ये इसमें जो हमारी जो इस्लाहात हुई हैं ये अच्छी खुशआइंद है, इसमें बहुत सी बातें अच्छी बातें भी हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव बातें भी उन्होंने लिखी हैं इंतखाबी इस्लाहात में। और कसूर किसका है? हमारे उन कमेटी के मेंबरान ने जिन्होंने इसका सही इदराक ही नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। हुक्मरान जमात अपना काम करके दिखा गया। अब जहाँ तक आर्टिकल 19 का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उसमें लिखा है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर को जब आपकी जांच पड़ताल की जाएगी तो उसमें उन्होंने पाबंदी लगाई कि सिर्फ सेकेंडर और प्रपोजर होंगे और बाकी मीडिया नहीं होगा, कोई इससे ज़हर है कि उसकी खिलाफवर्जी हो जाती है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई खबर लीक आउट हो गई तो हम 50 लाख रुपये जुर्माना कर देंगे, 5 साल कैद कर देंगे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, खबर लीक तो होती रहती हैं। अच्छा। इससे पाबंदी लगी। तीसरा उन्होंने कहा कि जो रिटर्निंग ऑफिसरात के मामलात में आप कोई मदाखलत नहीं करेंगे कि जो चाहे वो फैसला करें। इस लिहाज से हमने कहा कि बहुत सी शिकें आप आज़ादी दें। तो यानी 2013 में जब कहते थे आरओज़ का इलेक्शन है तो ये अभी भी आरओज़ का ही रहेगा। तो आरओ को ही हो गया ना, अपने बंद कमरे में सेकेंडर बैठ कर प्रपोजर जो बैठ के फैसला कर लेंगे, आवाम को पता नहीं चलेगा कि उसके जो नॉमिनेशन पेपर आए उसमें क्या खामियां क्या हैं, उसने क्या हक़ाइक़ छुपाए हैं। इस लिहाज से हम कह रहे थे कि इस इंतखाबी इस्लाहात को ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा। आप ओपन करें, इसलिए हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। इसे सबसे बड़ी अहम बात यह कि हम इसको इस्लाहात नहीं कहते, ये सिर्फ तरामीम की गई हैं। जो असली अगर आप इस्लाहात करना चाहें जिससे आइंदा इंतखाबाती अमल में शफाफियत आए, उसका आसान तरीका हमने तजवीज़, अभी मैंने इसाक डार साहब को भी खत लिखा है और उन्होंने इस पर अप्रिशिएट किया। उन्होंने हमने ये कहा कि आप जो फार्म 14 जो अपना प्रेजाइडिंग ऑफिसर बना के भेजता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इंतखाबी तौर पर लिखा होता है कि आप कंसोलिडेशन करेगा। हम कहना चाहते हैं कि उसमें तरमीम करके वहाँ रिकाउंटिंग कर दें और रिटर्निंग ऑफिसर तमाम दोबारा असरे नो तमाम पेपर जो है वो फिजिकली कानून में लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन, फिजिकली वेरिफिकेशन। हम चाहते हैं कि उसके बाकायदा एक वोट दोबारा आप चेक कर लें, 3 दिन के बाद 4 दिन ले लें, और ताकि तमाम जो बैठे होंगे रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में तो वो आपको चेक कर लें। उससे फायदा ये होगा, उससे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी सारी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें जाती है रिकाउंटिंग खत्म हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि उस तरफ बैठ के फैसला कर लें और आपकी शफाफियत आ जाएगी और धांधली का बेकायदगी खत्म हो जाएगी। चलो अहमद साहब से जवाब ले लेते हैं जिनकी बात पे आपको काफी अफसोस हुआ था। जी अहमद साहब। नहीं, मुझे तो ये पता नहीं चला कि उन्हें मेरी किस बात पे अफसोस हुआ है। 2008 के हवाले से जो आपने कहा था, 2008 की बात आप करने की मजाज ही नहीं है। मैंने तो 8 के आप हमारे साथ बैठे रहते थे सर, आपने काम किया, आप 2008 को 2013 के साथ मुनासिबत करना चाहते हैं? जी अहमद बिलाल साहब। नहीं, मैं 2008 को 2013 दोनों को अच्छे इलेक्शन समझता हूँ। आप मेरी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं। 2013 में धरने हुए, उसके खिलाफ जुलूस निकले, वो अपनी जगह है, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन बिलाखिर क्या हुआ? बिलाखिर आपने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उस इंक्वायरी कमीशन ने सारी बातें सुनी और फिर एक वर्डिक्ट दिया। वर्डिक्ट यह है बद इंतज़ामी हुई है और मिसमैनेजमेंट हुई है, और मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल हुई है, लेकिन वो धांधली नहीं हुई जिससे आपके पूरे इंतखाबी नताइज बदल जाते, वो नहीं हुआ। तो मैं तो कंवर दिलशाद साहब से एग्री कर रहा हूँ, उनसे मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। 2008 के बहुत अच्छे इलेक्शन थे और 2013 के भी बहुत अच्छे इलेक्शन थे और ये चीजें इंप्रूव हो रही हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन अब एक गुजारिश करना चाहता हूँ, इलेक्शन से ना मिलाएं बस। जी नहीं, 2013-2008 से कदरे बेहतर ही थे, उससे बुरे नहीं थे। बस उसमें सिर्फ एक कमी थी कि कंवर दिलशाद उस वक्त इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नहीं थे, उसमें सिर्फ एक खराबी थी, बाकी तो वो इलेक्शन 2008 जैसे इलेक्शन थे। तो एक गुजारिश मैं करना चाहता हूं कि ये कहा जा रहा है कि एक मुस्तकिल कैडर होना चाहिए। अब ये ऐसी बात है जिसके ऊपर कंवर दिलशाद साहब सबसे बेहतर क्वालिफाइड आदमी है जो इस पे ऊपर जवाब दे सके, लेकिन चूंकि उन्होंने नहीं जवाब दिया तो मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं
कि देखिए 2-2.5 लाख लोग होंगे जो आपके पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे। दुनिया में कहीं ये स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती जो पूरे इलेक्शन को कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के मुस्तकिल मुलाजिम हो। ऐसा नहीं हमेशा आपको सूबाई और वफाकी हुकूमत से इकट्ठा करना पड़ता है, ये उनके ऊपर एतमाद करना पड़ता है। देखिए हिंदुस्तान की मिसाल दी गई, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? वहां डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। हमारे यहाँ सिविल सर्वेंट्स को बिल्कुल टोटली डिस्क्रेडिट कर दिया है, कोई ट्रस्ट नहीं है। और उसकी बात भी सही है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। लिहाजा मैं समझता हूं कि स्टैंडिंग कैडर नहीं हो सकता, आपको इन्हीं लोगों पे एतमाद करना पड़ेगा, लेकिन बिल्ट इन आपको कोई उसके सेफ गार्ड्स मुहैया करने होंगे कि इलेक्शन कमीशन फिर उनके ऊपर कंट्रोल करे, और अगर किसी के खिलाफ तारीफ करे तो फिर वो कार्रवाई हो। बात नहीं है, लेकिन औरिया साहब जी, देखिए मैं अर्ज करता हूं, देखिए मसला सारा ये है कि जब हम कैडर की बात करते हैं, आपने जिस वक्त 5 करोड़ सिम रजिस्ट्रेशन करनी थी ना, तो आपके एक एक गली के अंदर बायोमेट्रिक मशीनें आ गई थी और आपने करके दिखा दिया। आप साइंस के पहिए को उल्टा क्यों घुमा रहे हैं कि 2.5 लाख लोग होने चाहिए? आप टेक्निकल, आप देखें, आप यू कांट 2.5 लाख लोग ही हैं। नहीं सर, मेरी बात सुने ना, 2.5 लाख लोग इसलिए हैं कि आपने आज तक ये सोचा ही नहीं है कि आपने इस इलेक्शन को फेयर बनाने के लिए आपने टेक्निकल फैसिलिटी परचेज करनी है। आप कैमरे तो लगा लेते हैं हाँ गली गली पे, क्योंकि आपको सिक्योरिटी का मसला है। आप वहां पर आंख का कॉर्निया देखने का अलग कैमरा लगा लेते हैं। आप बाकी सारी चीजें, आप खुद सोचें कि जिस दिन आप पे प्रेशर था कि आपने ये सिम रजिस्ट्रेशन करनी है, पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़ के करीब सिमें थी, इतने वोटर नहीं है आपके। आप गली गली में लोग खड़े थे और सिम में तो कोई मसला नहीं, आपने अंगूठा लगाना है, कोई दूसरा तो अंगूठा नहीं लगा सकता वहां पर आपके। मसला सारा ये है कि आपने जिंदगी में पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन कराने का सोचा ही नहीं गया। इसलिए उसकी एक बुनियादी वजह है कि वो जो भेड़ों की तरह चौधरी लेके जाता है ना, वो अंगूठा नहीं बदल सकता बेचारे का, बंदे का। वो उसको ये नहीं कह सकता कि तुम किसी और का अंगूठा लगा दो। ये हम जब तक इसको टेक्निकल मैकेनाइज, टाइम भी थोड़ा मुझे बता दें कि अभी फिर जिस तरीके से कुछ इसको खुशाइन करार दिया जा रहा है जो भी कमेटी ने, आपको भी लग रहा है कि एक पॉजिटिव स्टेप है, सही इकदाम है, सही सिमत की जानिब? देखिए पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन को जितने इख्तियार हासिल है ना, अगर ये वाकई इस पे अमल करना चाहे तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला सारा ये है कि इनके हाथ बांधे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के हाथों में। इनके अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान में सबसे पावरफुल शख्स जो है वो नैब का चेयरमैन है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर चीज है, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का जज अपना नैब का चेयरमैन अपनी विल के साथ काम कर रहा है? नहीं कर रहा। सही, तो आप कहते हैं कि इख्तियारात तो हैं लेकिन उनको इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जाता है और करने भी नहीं दिया जाता है, वरना इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर्स हैं उससे भी बहुत सारे चीज़ें में बेहतरी मिल सकती है, साफ शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं। हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपका, कवर दिलशाद साहब, औरिया साहब का और अहमद बिलाल साहब का भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।